So basically the topic that we are going to cover is fundamental right, which we have earlier studied also. So there are various types of fundamental right that we are having. Fundamental right were given to us so that we could enjoy the powers that our great constitutional writers took it from various countries. बहुत सारी कंट्रीज से जब हमने अलग अलग कानून लिया, हमने उसको डिराइव करके अपने संविधान में डाल दिया, फंडामेंटल राइट के तौर पर लगा दिया होगा. फॉर एग्जांपल कल को मान लो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जाए कि कोई स्कूल मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा क्योंकि मैं एक सर्टेन कास्ट से हूँ. इफ़ आई एम टीचर आई विल टॉक अबाउट द टीचिंग बैकग्राउंड, कि अगर टीचिंग के तौर पर मुझे इसलिए मना करा जाए कि यार तुम अच्छा नहीं दिखते या तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम सर्टेन कास्ट से हो, तो दैट इज़ समथिंग विच शुड बी टेकन अवे फ्रॉम इंडिया. और उसके ले जाने के लिए बाहर हमने आर्टिकल 17 बनाया विच वॉज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो मुझे लगता है कि तुम्हें सारे आर्टिकल याद होंगे. 14, 15, 16, 17, 18, 19 टिल 30. 31 इज मिसिंग, देन 32. 31 इज मिसिंग बिकॉज एक राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट होता था और उससे हमें लगा कि राइट टू प्रॉपर्टी इतना कोई ज़रूरी अधिकार नहीं है, तो हमने 31 से निकाल लिया फंडामेंटल राइट के तौर पर, लेकिन उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर आगे पहुंचा दिया है हमने. तो नथिंग टू वरी, प्रॉपर्टी ही रहेगी हमारी, पर एक फंडामेंटल राइट नहीं है. मतलब व्हेन एवर गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इट, दे माइट पास सम लॉज एंड दे कैन टेक इट. ठीक है. सबसे ज़रूरी कानून इन सारों के लिए होना चाहिए आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 इज लाइक अ वॉच डॉग. वॉच डॉग का काम क्या है कि मान लो कोई इंसान थीव वगैरह आ गया तो क्या करेगा, भौंकेगा. क्यों भौंकेगा? क्योंकि उसे बचाना है सब लोगों को. तो आर्टिकल 32 का पर्पस भी वही है. बेसिकली हमें इतने सारे राइट दे दिए गए, लेकिन उस पर निगाह रखने के लिए कोई ना दिया जाए, तो व्हाट इज द बेनिफिट? नन इज द बेनिफिट. तो 32 इज द वॉच डॉग ऑफ आवर ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर हैविंग. 32 के अंदर आती हैं वेरियस रेट्स, WRITS रेट्स. रेट्स हैं 5 प्रकार की: हेबियस कॉर्पस, देन प्रोहिबिशन, देन मैंडेमस, देन क्यू वारंटो, देन सैटियोरी. पांचों के अपने अपने यूज हैं और पांचों ही बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं इंडियन लॉज के अंदर. हमें उनका स्टडी डीप में कर ली है, लेकिन हेबियस कॉर्पस तुम्हें पता है कि प्रेजेंटिंग द बॉडी, एक इंसान जो कि मुजरिम है, जिसने कोई गुनाह कर दिया है, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, दे कैन नॉट डायरेक्टली डिटेन हिम. वो उसे डिटेन नहीं कर सकते कि हाँ भाई चल जेल में. 24 घंटे के लिए करो, लेकिन उस 24 घंटे के अंतराल के अंदर ही तुम्हें पहुंचाना होगा उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने. कोर्ट का जज अगर छुट्टियों पर है तो फिर क्या उसे छुट्टियों की जगह पर परेशान करेंगे कि हाँ भाई नॉकिंग द डोर्स ऑफ शिमला कि हे प्लीज कम आउट, दिस मैन डिड सम क्राइम, इसका सजा दो, ऐसा थोड़ा करेंगे. तो फिर कौन जिम्मेदारी संभालेगा उसकी? जो जूनियर जजेस होंगे वो संभाल लेंगे जिम्मेदारी. लेकिन मान लो कोर्ट बंद चल रही है, त्योहार आ गया, कोर्ट बंद चल रही है, मुजरिम तो क्राइम इस देख कर नहीं करता कि हाँ भाई आज दिवाली, आज क्राइम नहीं करूँगा, आज छुट्टी मेरी. ऐसा थोड़ा ना, दिवाली के दिन क्राइम होगा लेकिन अगले दिन छुट्टी है. तो फिर किसके पास जाएंगे वो लोग? मजिस्ट्रेट की छुट्टी, मजिस्ट्रेट की छुट्टी है, वो नहीं हिलता अपनी छुट्टियों से, वो अपनी जगह पे रहेगा, मजे ले रहा है वो. तो किसके पास जाना है? जाना होगा मैं DM के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. वो सेम पावर का इस्तेमाल करेगा जो कि कोर्ट के पास होंगी. अब वो तय करेगा कि क्या ये गुनहगार था या नहीं था. ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, वो केवल पुलिस विभाग को नहीं संभाल रहा, वो बहुत सारे विभागों को संभाल रहा है ना. जैसे कि लैंड को वो संभाल रहा है, फाइनेंस को वो संभाल रहा है, सारी पावर्स उसके पास हैं, मतलब वेरियस पावर्स उसके पास है. ठीक है. तो हेबियस कॉर्पस टू प्रेजेंटिंग द बॉडी. बचे हुए 4 राइट्स में हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी विल मूव फॉरवर्ड. उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. उसके बारे में समझा चुका हूँ. इफ़ यू हैव टू रिवाइज इट अगेन. तो बेसिकली 90s में क्या हुआ, हमें ये बात पता लग गई कि यार कानून है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उनके मिसयूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स. दोज पीपल बिकेम सो इनह्यूमन कि वो क्रिमिनल को इस तरीके ट्रीट कर रहे थे जैसे पता नहीं उसने क्या अजीब चीज़ कर दी हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम ऑफ थेफ्ट, अगर किसी ने चोरी करी है तो ही इज़ नॉट सपोज टू बी एनकाउंटर्ड. उसका एनकाउंटर करना जायज़ नहीं है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करा जाए? उसके साथ लीनियंट व्यवहार करा जाए. वैसे किसी ने कोई और पैटी क्राइम करा है या कोई भी एक क्राइम कर दिया है तो कैसा व्यवहार करा जाए, ये तय करने का अधिकार जज को है, ना कि उसको. लेकिन पुलिस वाले इस बात से आगे निकलकर खुद ही अपने आप को अधिकारी मानकर या खुद ही अपने आप को भगवान मानकर उन्हें मार देते थे, या फिर उन्हें इतना बुरा चोट पहुंचा देते थे कि ज़िंदगी भर के लिए उन्हें शरीर में रोग हो जाएगा. तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमने एक नई चीज़ लेके आए, दैट इज़ ह्यूमन राइट कमीशन. ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर मेंबर जो होगा
ही सपोज टू बी अ जज सुप्रीम कोर्ट का, एक और मेंबर जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, दोनों रिटायर्ड होने चाहिए। जो उसका चीफ होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश एक समय पे जो रहा होगा, फॉर्मर, पिछले वाला, उससे पिछले वाला, या कोई सा नहीं, पर फॉर्मर। उसके अलावा दो लोग होंगे ज्यूरिस्ट, JURIST। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो कानून के जानकार हैं, मतलब वकील है, जज है, डज नॉट मैटर, दे आर सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ लॉज, कानून का जानकार होना चाहिए। उनमें तुम भी लोग हो सकते हो, अगर तुम PhD कर लो लॉ में तो तुम्हें बुला लेंगे, हाँ भाई तुम्हें तो बहुत ज्ञान आ जाओ, पर तुम्हें बुला लिया तो तुम ज्ञान तो अलग ही वहाँ पर दे दोगे जाके कि मच्छर को मारना है क्राइम, ठीक थोड़ा ना कि मच्छर को मारा चलो क्राइम, वेजिटेरियन ऑफेंड हो गए है ना, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया उन लोगों का जिन्होंने एक्चुअल में क्राइम नहीं करा था। देखो, लॉज हैव टू साइड्स, पीपल हु कमिट क्राइम्स जेल में जाते हैं एक समय के बाद, बट हु डज नॉट कमिट अ क्राइम, वो भी अभाव में, जब हमारे पास सबूत नहीं होते, सबूतों के अभाव में जेल चला जाता है। देयर आर वेरियस स्टोरीज कि पीपल जिन लोगों ने क्राइम नहीं करा वो भी जेल में जाके रह रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल 15 साल रहे, ठीक है, बिना गलती के रहे। और अगर पुलिस की इनह्यूमन एक्टिविटी को देखें तो वो तो उसे भी मार देंगे। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन का रोल यहाँ पे आने वाला है कि वो ऐसे इंसानों को बचाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन ने और भी क्या काम करा, जेलों को अच्छा करवाया। देखो, जेल इज सपोज टू बी जेल, मतलब ऐसे नहीं 5 स्टार होटल बना दो उसका, लेकिन इट इज सपोज टू हैव सर्टेन बेसिक थिंग्स। भाई एक वॉशरूम हो, एक रहने की जगह हो, खाने के लिए खाना तो हो, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर मतलब कॉकरोच रह रहे हैं वही दाल दे दी। हो रहा था पहले ऐसा, दाल कुछ भी दे रहे, मतलब छिपकली गिरी दे रहे हैं, सर्व कर दी, दो। खाना किसको बनाना है, उनको बनाना है, आज भी उनको बनाना है, पहले भी उनको बनाना था, लेकिन ना मिलने के लिए उनके पास हजार बनाते कि आज यार खेती नहीं अच्छी हुई, कुछ नहीं दे रहे तुम्हें खाने को, तूने ज़्यादा बड़ा क्राइम करा, तुझे कुछ नहीं दे रहे खाने को, तुझे ये नहीं देंगे, तुझे वो नहीं देंगे। जिसके कनेक्शन अच्छे होते थे उसे सब कुछ मिलता था। पुलिस वालों की अपनी कैंटीन चल रही है जेल में, कोई पुलिस वाला अपने जेब में इधर लेके बैठा हुआ है, इधर लेके बैठा हुआ, हाँ भाई क्या चाहिए, पान बाहर मसाला, ये ले, हाँ भाई क्या चाहिए, ये चैनी खैनी ले, ठीक है। अवेयर हो पान बाहर मसाला वगैरह क्या होता है पता होगा, मतलब गुटखा उटका होता है, और जो लोग, इलाहाबाद इज फेमस फॉर दैट, कानपुर इज फेमस फॉर दैट। should I refrain from using these words? I will not. ठीक है, but those people have been making our walls beautiful by that red color और red color mark जो करते हैं थूक के वगैरह, स्पिटिंग करके, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें बिकती हैं जेल के अंदर। लेकिन वो लोग जो उतने पैसे नहीं रखते शायद, या जो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आए हैं, वो लोग जेल में जाकर क्या करेंगे? वो वेट करेंगे अच्छे खाने का जो मिलेगा उन्हें 2 दिन में एक बार। वो वेट करेंगे सुबह की लात खाने का और रात की लात खाने का। लात कौन खिलाएगा? पुलिस वाले खिलाएंगे। एक चमड़े की बेल्ट का जो उन्हें सुबह को भी सर्व करेगी, रात को भी सर्व करेगी, ठीक है। ना सोती हुई कई रात, 4-5 रात से वो नहीं सुलाएंगे कि नहीं सो भाई। इन कंडीशन को सुधारा गया जब मुख्य न्यायाधीश, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जाने लगे कहाँ पर, जेलों में विजिट करा उन्होंने बकायदा कि कैसी जेल है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ उन्हें जज करा। फिर एक फैसले लिए कि यहाँ पे सर्टेन बेसिक चीज़ें देनी होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ, इन्होंने क्राइम करा है, लेकिन तुम अपने आप में भगवान मत बनो। जज है, एक पैनल है, वो डिसाइड करेगा क्या होगा। हमारे देश का दिक्कत ये है कि हम क्राइम कमिट हुआ और तुरंत जो गुनहगार है उसके ऊपर लाछन लगा देंगे कि हाँ भाई ऐसा ही वैसा है ना। एक इंसान ने क्राइम कर दिया, उसे फिर धो दो, बिल्कुल मार दो जान से। रिया चक्रवर्ती फॉर एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत केस, एक लड़की पे ये उठाया गया कि हाँ भाई इसने शायद फोर्स कर दिया उसे सुसाइड या मर्डर करवाने के लिए, जो भी फैसला हुआ होगा, और उसे पूरी मीडिया ने ऐसे पब्लिश करा कि शी इज़ द मोस्ट वैम्पायर कैरेक्टर वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। उसके फैमिली को जा जाके परेशान करा गया। शी माइट बी बैड, बट उसके बाद ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, ऐसा तो कल को हमारे साथ कर देंगे वो लोग, हमें स्टार बना देंगे। भारत में प्रॉब्लम ही है, मसाला दे दो हल्का सा, इधर उधर भागेंगे। सीमा हैदर का मसाला चल रहा है, ठीक है। सीमा हैदर को बॉलीवुड ने मूवी ऑफर कर दी अभी। राजस्थान का डायरेक्टर है, वो कह रहा है आप मेरी मूवी में एक्टिंग करो। सीमा हैदर खुश हो गई, ठीक है। भारत पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि अंजू को ज़्यादा सामान दिया जाएगा या सीमा को ज़्यादा सामान दिया जाएगा। अंजू इज़ अवर डॉटर, इंडियाज़ डॉटर, जो पाकिस्तान गई शादी करके। सीमा पाकिस्तान की डॉटर है जो भारत आई शादी करके। तो पॉपुलेशन को पूरा हम बैलेंस गैप चल रहा है कि एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए इधर उधर,
ठीक है, भारत में ज़्यादा होड़ पड़ी लगी पड़ी है। अभी एक लड़की को पकड़ भी लिया बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे, कि कहाँ जा रही हो, कि लाहौर जा रही हो, कि क्यों लाहौर जा रही हो, कि गुरु रंधावा ने गाना गाया था कि मेरा दिल लाहौर पे लगता, ठीक है, तो कि मैं वहीं जाके शादी करूँगी। अरे ऐसे थोड़ा मैं शादी करूँगी, यहीं रुको, उसे डिटेन कर ले पुलिस वाले हैं, इंटरोगेटेड हर कि क्यों जा रही थी, पर्पस क्या है ना, फ़ोन में मैसेज देख के पता लगा कि हाँ भाई शादी वादी करनी थी इसे, वहीं पे जाके इसे केजो करण जौहर वाली मूवी सेलिब्रेट करनी थी, साजन जी घर आए हैं, साजन जी घर आए हैं, ठीक है, तो दैट कैन नॉट हैपन। तो मैंने बता दिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, सारे मैंने कानून बता दिए। ह्यूमन राइट कमीशन बनाई गई थी ऑफकोर्स ह्यूमंस को बचाने के लिए। क्या बचे हैं ह्यूमंस उससे? शायद बचे हैं। 2 फेमस कांड है तुम्हारी बुक के अंदर, 2 फेमस इंसिडेंट है तुम्हारी बुक के अंदर। वन इज गोधरा राइट एंड सेकंड इज व्हाट इज सेकंड वन इज गोधरा राइट एंड सेकंड कुछ तो करके केस है विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। गोधरा राइट में बता चुका हूँ क्या होता है। गोधरा में जो दंगे हुए थे वहाँ पर सर्टेन कम्युनिटी को बेनिफिट ना हो जाए उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन बीच में आया था कि हाँ भाई हम देखते हैं कि क्या माजरा है, क्या मामला है। अब मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास फंडामेंटल राइट है, दूसरे हमारे पास DPSP। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले तुमसे बोले कि सबकी रिस्पेक्ट कर दो, इफ समवन हैज कम इनटू योर हाउस तो गो डाउन योर हेड, तमीज से पैर वैर छो, अच्छे से प्रणाम करो, है ना, ऐसा सिखाते हैं ना। ये प्रणाम नहीं दो, नमस्ते तो कर लो भाई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लो, ये कंपल्सन है। ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं समझाने वाला हूँ फंडामेंटल ड्यूटी को भी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है मेरी, रेस्पेक्ट का फॉर्मेट होना चाहिए किसी के भी प्रति। ऐसा थोड़ा रिश्तेदार है, हाँ क्या हाल है ना, प्रॉपर एक समराइज्ड वे होनी चाहिए बात करने की। तो फंडामेंटल ड्यूटी ने हमें दिया है, कंपल्सन नहीं है। तुम कैसे बात कर लो, तुम बदतमीजी से बात करोगे तो तुम्हारे घर आना बंद कर देंगे। तो यही है फंडामेंटल ड्यूटी भी। हमें बताया गया है कि तुम्हें जब राष्ट्रीय गान बजता है तो तुम्हें अटमोस्ट रेस्पेक्ट दिखानी है। जब कोई देशभक्ति की चीज़ आएगी तुम अटमोस्ट रेस्पेक्ट होनी चाहिए उसके प्रति। ऐसे नहीं तुम कम्युनल एंगल लेके आ जाओ उसमें, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे भाई, देश में रह रहे हो करो, नहीं रह रहे तो फेमस सोमनाथ लहरी वाली डायलॉग कि देश छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो वी शुड हैव दैट पर्टिकुलर आइडिया इन आवर माइंड कि वी आर सपोज टू गिव समथिंग बैक टू द कंट्री। इट शैल नेवर बी लाइक कि व्हाट कंट्री हैज़ डन टू मी, कंट्री ने मेरे लिए क्या करा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए कंट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कंट्री बहुत बड़ी है, कंट्री के लिए करने वाले चुनिंदा है। कितनों के नाम जानते हैं? 10, 12, 15, 20। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे जिन्हें हम नहीं जान पाए, दोज पीपल वर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ देयर ओन सर्कल कि हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। यू सपोज टू गेट गुड इन लाइफ एंड देन मेक सम मनी एंड देन डू गुड फॉर द कंट्री। आर्म फोर्सेज वाले लोग तो फिर तो पागल है, क्यों जा रहे हैं आर्मी। यू सपोज टू गेट दैट थिंग इन आवर हेड राइटली कि राष्ट्रीय गान पर खड़े होना, वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करना, अपने फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना इज़ नॉट अ साइन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रिमिटिव चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। तो ये होता है फंडामेंटल ड्यूटी। DPSP क्या होता है, स्टेट क्या कर सकती है नया। जैसे आर्टिकल हमारे बहुत सारे DPSP के भी हैं, उनमें से एक आर्टिकल कहता है कि हमारे देश के अंदर UCC होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि हमारे जितने भी रिलीजन है भारत के अंदर, दे आर सो डाइवर्स कि हमने उनके लिए अपने सेपरेट लॉ दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ है, हिंदूज के लॉ है, हिंदुओं में 1 मैरिज ही अलाउड है, मुस्लिमों में 4 मैरिज अलाउड है, मुस्लिमों में और ज़्यादा कोई अलग अलग टाइप के कानून है, हिंदुओं में अलग अलग टाइप के कानून है। तो जब एक कंट्री यूनाइटेड है, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग क्यों होना। हमें क्या चाहिए, हमें एक तरह का लॉ चाहिए जो कि सब पे इम्प्लीमेंट हो। भाई मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाके मुझे हिंदू या मुस्लिम देख के थोड़ा ना कोई कहता है कि हाँ भाई तुम टोपी पहन के आना, तुम ये पहन के आना, तागा वागा जो भी कलावा, ये थोड़ा है। वो सब एक तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो सेम एंगल शुड बी देयर जब मैं बात करूँ एक नॉर्मल लाइफ जीने की। वहाँ पर क्यों मेरी पहचान इस बात से जानी जाए कि हाँ भाई मैं 4 शादी कर सकता हूँ या मैं 1 कर सकता हूँ। वी शुड हैव परमिशन ऑफ मैरिज फॉर वंस ओनली। एक बार होगी बात खत्म हुई भाई, और भी तो काम करने हैं, ठीक है। पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, लिखाना है, ये थोड़ी ना करते हैं 2 साल बाद क्या बारात बजा दो, है ना, गाने बज रहे हैं, क्या हो रहा है कि शादी हो रही है। अरे ऐसे थोड़ी ना कि पता लग रहा है, चलो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ठीक है। तो DPSP में समझा चुका हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसमें एक और कानून है जो कि ज़्यादा हमारी आंखों में दिखता नहीं है, हमारी आंखों में आ नहीं पाता, इट डज नॉट कम टू आवर आई, इसे हाइड कर दिया जाता है बहुत जगहों पर। बट स्लॉटरिंग बैन ऑफ काउ इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि जो हम शायद प्रमोट कर सकते हैं और स्टेट्स में
कि काउ शुड नॉट बी स्लॉटर्ड, काउ को स्लॉटर नहीं करा जाना चाहिए, मतलब मारा नहीं जाना चाहिए, काटा नहीं जाना चाहिए, टू बी प्रिसाइज। देखो इट वुड बी वेरी बैड ऑन इंडियाज पार्ट इफ अ लैंड ऑफ डिवोशन, अ लैंड ऑफ सैक्रेडनेस, और उस जगह की सबसे मेन भूमिगत माता को मारा जा रहा है और काटा जा रहा है, ठीक है। तो पीपल शुड इटसेल्फ स्टॉप, व्हाई शुड देयर बी अ लॉ, एंड इफ पीपल आर नॉट स्टॉपिंग देयर शैल बी अ लॉ। तो वी शुड गो बाय दैट थ्योरी। इज दैट राइट? इज दैट ऑल राइट? समझ कोई दिक्कत? सऊदी आधी नहीं दे चुके नहीं। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो चुका है, कंटेंट बच रहा है बस। अच्छा, व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट्स, ये है, शो मी द, हाँ इसमें बता चुका हूँ, ये यूसीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। डीपीएसपी के अंदर वही कानून होते हैं जिनको हमने फंडामेंटल राइट नहीं बनाया है, ये हमारे मॉरली राइट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कल को ये कोर्ट में केस थोड़ी ना कर दूंगा भाई, जो गाय की कटाई हो रही है उसे बंद कर दो, कैसे कर दूंगा जब एक भी वही नहीं है, आर्टिकल के तहत मजबूरी थोड़ी ना हमारी को फोर्स करवाना। तो डीपीएसपी के अंदर हमारे अपने ऐसे लॉज हैं जिन्हें हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि हम शायद लागू करवाएंगे, है ना। मतलब स्टेट की क्या है वो ड्यूटी है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, बचाओ काटने से, फॉरेस्ट कट जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली क्या सर्वाइव अपने फॉरेस्ट की वजह से कर रहे हैं, नाम मात्र फॉरेस्ट है। दिल्ली सर्वाइव कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के भरोसे, जहाँ से पूरा का पूरा ऑक्सीजन का कैंप आ रहा है। अगर आज के टाइम पे ही अरुणाचल प्रदेश में पूरी ग्लास शील्ड लगा दो ना और वहाँ से ऑक्सीजन ना आ पाए तो दिल्ली क्या दिल्ली रह जाएगा दिल्ली के पास। देयर इज नो ऑक्सीजन सप्लाई इन दिल्ली। दिल्ली के ऊपर भी यूपी में कौन सा ऑक्सीजन सप्लाई है? कितने हरियाली है दिल्ली के अंदर या यूपी के अंदर? यूपी देखने में हरियाला लग रहा होगा लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। पेड़ और पौधों की हरियाली में अंतर होता है, पेड़ और पौधों की हरियाली में अंतर है। पौधे ज्यादा होना इज नॉट अ गुड हरियाली, पेड़ ज्यादा होना इज अ गुड हरियाली। हमें ये बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, ये नहीं बोला जाता वो लगाओ कि छोटा मोटा कोई प्लांट लगा दो, है ना। प्लांट की सर्टेन लेंथ है और सर्टेन कैपेबिलिटी होगी। पेड़ क्या है, मतलब अटूट उसका एक सफर है, हजारों साल जिएगा वो, हजारों साल ऑक्सीजन भेजेगा, ठीक है। तो सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, यही बोला मैंने कि ये इसमें लिखा गया है ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी या करना चाहती है। उसके अलावा सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ऐसी और राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं दिए गए वो भी राइट डीपीएसपी के अंदर होगी, जैसे काउ स्लॉटरिंग। कोई होना चाहिए एक राइट कि हाँ मैं क्यों देखूँ अपने माता समान एक जानवर को मरते हुए, ये मेरा राइट होना चाहिए। लेकिन राइट ना बनाकर उन्होंने एक मॉरल कंपल्शन डाल दिया कि तुम इसे लागू करो, भाई तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो तो लागू कर दो। दैट गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। और हमारा कोई ऐसा जो मन में कानून आ रहा है जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो भी डीपीएसपी के अंदर है। फॉर एग्जांपल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बुक नहीं देगी, और एग्जांपल लिखने होंगे एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ तक याद रहेगा तुम्हें यूसीसी क्या होता है, यह रहेगा क्या होता है यूसीसी। जब सारे धर्मों को एक ही कानून के तहत मापा जाए या नापा जाए, ठीक है। उसके अलावा नेशनलाइजिंग ऑफ बैंक को नेशनलाइज करना वाज आल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी। बैंक जब तक प्राइवेट थे तो वो अपनी मनमानी कर रहे थे, जब नेशनलाइज्ड हो गए तो पुअर सेक्शन के लिए भी काम कर रहे थे। प्राइवेट पर्स का बैन होना इज आल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी। प्राइवेट पर्स क्या होता है, जब अमीर लोगों के पास या भारत के राजघरानों के पास क्या थे, महल थे, जेवरात थे, है ना, घोड़े थे, हाथी थे, पूरा राजा कल्चर था। तो वी वांटेड दैट सिस्टम टू कोलैप्स। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि ये डेमोक्रेसी परसिस्ट करे देश में आगे, ना कि ये एक पर्टिकुलर जमींदारी या पूरा एक राजा वाला कल्चर। हमने जमींदारी को भी बैन करा। जमींदारी में क्या होता था कि एक सर्टेन जमींदार को हमने बिठा दिया और छोटे मोटे किसानों से पैसा कलेक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई, क्या राइट है तेरा? ये जमींदारी वाला एक्ट ब्रिटिशर्स ने ला रखा था पहले से ही, और जो लोग ब्रिटिशर्स के फैन होंगे या फिर जो भी थे वो अब तक लागू करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमने इसको भी बैन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन है, वो भी डीपीएसपी का पार्ट है कि हम लगातार उस शेयर ऑफ पोर्शन जो हम दे रहे हैं अपने नौकरियों के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो देते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल SC ST को मेंशन करा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक थिंग, एक वोट बैंक के लिए हमने ओबीसी को जोड़ दिया उसमें। क्या चलो तुम भी जाओ उसमें। हमने फिर जनरल को भी देखा है, जनरल में किसका वोट ले, तो हमने जनरल के लिए EWS बना दिया।
बेसिक पैरामीटर टू जज समवन की पोर्शन को कितना कितना लेना चाहिए शुड बी इनकम। एक इनकम का पैरामीटर बना दो, जिसकी ज़्यादा है उसे बाहर कर दो, जिसकी कम है उसे अंदर ले लो। और वैसे भी नॉलेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इनकम। जो ज़्यादा नॉलेज वाले वो सक्सेसफुल नहीं होने चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है। फिर तो सुभाष चंद्र बोस कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में। ही वॉज वेरी रिच, रिचेस्ट ऑफ रिच एट हिज पॉइंट। महात्मा गांधी कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में, ही वॉज रिचेस्ट ऑफ रिच। तुमने देखा होगा महात्मा गांधी को लिख देते हैं बुक में, सामान्य परिवार से आते थे। क्या सामान्य परिवार? जो इंसान ब्रिटेन में जाके बड़ा सामान्य होगा, लोग आज नहीं भेज पाते, उस टाइम में भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन में जाके आईसीएस की तैयारी करके आ रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विस की। आम परिवार से थे वो, घर में 8-9 तो आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, है ना, पता नहीं कितने सारे तो जज हैं। तो आम परिवार होगा। आज के टाइम में एक इंसान जज बन जाए, पूरा का पूरा कुनबा, 4 मेंबर नहीं, कुनबा 40-50-400 लोगों का, गाँव के गाँव, मामी के ताऊ फलाना सब आ जाएंगे उसी सर्कल में कि भाई मैं जानता हूँ यार तुम्हें, कुछ पटवारी लगवा दो, वहाँ पे चपरासी लगवा दो। तो ये बताता है किस तरीके से हमें झूठ सर्व करा गया है कि नहीं यार, गरीबी को एक रिफ्लेक्ट करो, गरीब होना अच्छा होता है, गरीब होना अच्छा होता है, गरीब होना अच्छा होता है। जवाहरलाल नेहरू अमीर थे वो तो, बचपन में फोटोशूट देखना, उनकी फोटो देखना, जवाहरलाल नेहरू बचपन की फोटो, या इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू चाइल्डहुड फोटो, फोटोशूट हो रहा है उस जमाने में उनका। आज के टाइम में सलमान खान के पास पैसे नहीं है शूट करवाने के। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, मतलब अपने बच्चे वाले कपड़ों में, उनके पिताजी बैठे हैं और एक और इंसान मतलब उनकी माता बैठी है और फोटोशूट चल रहा है उनका। और पूरा पीछे बिल्कुल दरबार है, मतलब महल जैसा। तो गरीब होंगे वो। और ये तो हमारे पिलर्स हैं आज़ादी की, ठीक है। भगत सिंह को कह सकते हैं हाँ वो गरीब थे, ठीक है। भगत सिंह सामान्य परिवार से, ये नहीं भगत सिंह भाई साहब, ये तो नरेंद्र सिंह दत्ता है, स्वामी विवेकानंद, ये हाँ ये भी सामान्य परिवार से आ सकते हैं। एक बात शायद तुम्हें ना पता हो, स्वामी विवेकानंद के भाई भी फ्रीडम फाइटर थे। होल फैमिली वॉज फ्रीडम फाइटर। ये होनी चाहिए स्पिरिट, ठीक है। इनके भाई का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 1920 के आसपास इनके भाई बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर, आज़ादी वाले पॉलिटिक्स के अंदर। इनका नाम तो सबने सुना, क्योंकि विदेश गए, अमेरिका गए वगैरह वगैरह जाकर इन्होंने शिकागो में बोला था शायद सम्मेलन, वो पूरा का पूरा वो दे के आए थे, अपना स्पीच दे के आए थे कि भारत किस तरह का राष्ट्र है, भारत का कल्चर क्या है। आज भी वो वॉइस है यूट्यूब पे, स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है, परमहंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तुमने शायद एक ऑर्गेनाइजेशन नाम और सुना होगा, औरोबिंदो करके, सुना है? गए हो क्या मुझे समझ नहीं आता। औरोबिंदो वाज आल्सो फ्रीडम फाइटर। औरोबिंदो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन एक समय के बाद ना उन्होंने इतना ज़्यादा ब्रिटिशर को परेशान कर दिया कि उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। वो चले गए अंडमान निकोबार वगैरह वगैरह, ताकि उनको पकड़ ही ना पाए। और वहाँ पे जाके ले लो संन्यास, मैं लेता हूँ संन्यास आज से जीवन। हज़ारों लोगों को मार दिया, मरवा दिया, और फिर संन्यास, ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि आज से मिली एक ऑर्गेनाइजेशन, औरोबिंदो ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लगातार भारत में बनती आई हैं, बनती रहेंगी। SC ST की भी अपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपलिफ्ट करती हैं उनके गेम के और उनके नंबर को। ऐसा ना हो जाए कल को मान लो कोई नई सरकार है, SC ST का जो रिजर्वेशन है उसे कैंसिल कर दो। उसके लिए लगातार नज़र रखने के लिए हमने NC ST बना रखा है, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का जानबूझ के बना रखा है, ताकि इन पर नज़र रखी रहे कि किसकी कितनी प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन चल रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी, मैं बता चुका हूँ। आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन, शैल आई? अच्छा है आगे चैप्टर है, राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 31 जो कि मिस कर चुके थे आप, ठीक है। मैंने बताया था ना आर्टिकल 31 वहाँ से निकाल लिया गया, और मैंने ये भी बताया था क्लास के अंदर कि 31 कौन से आर्टिकल में पहुँचा दिया गया, कौन से पहुँचाया गया? 42 में। अगर आज तुमने इसका आंसर सही दे दिया तो फिर गिफ्ट बोलते जाएंगे ऐसे इसकी तरफ से खर्चा करना पड़ेगा भाई तुम्हें, अगर इसने आंसर दे दिया। आंसर दे दो जल्दी। You want to gift her? No, not him. Her. नहीं, अगर वो सही आंसर देती है
मैंने आंसर देने दो, वो आंसर में कंफ्यूज हो रही है बेचारी। हाँ भाई, व्हाट इज आंसर? बताओ, तुम बताओ भाई। शानी, सॉरी, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी स्क्रैप हो गई। कौन सा आर्टिकल में पहुंचा? मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट नहीं है वो, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, नॉर्मल राइट तो है। देखो भाई, मैंने पिछली बार भी समझाया था राइट टू प्रॉपर्टी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 1950 जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है, हमें वहाँ पर एक आर्टिकल नज़र आता है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। डिबेटेबल वहाँ पर ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या सच में एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? तुम खुद सोचो, कल कोई CR पार्क का एक केव लोग है, इसे मुझे चौड़ा करना हो, है ना, इसकी वेट बढ़ानी है, और हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर तो लोग खड़े हो जाएंगे, तो जन्म से अधिकार है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा घर। लेकिन उनके खड़े होने पर भी गवर्नमेंट तोड़ देगी, किसी का मकान तोड़ के जाएगी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर चौड़ा करना है ना रोड, तो कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट को। घर ले लेंगे वो हमारा भी, फ्री में ले लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इट विल हैव सम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कुछ तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने वाली है। एक तरीके से मतलब कंपेंसेशन देना होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे अगर वो तोड़ने के लिए, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ विश, वो भी कंपल्सरी नहीं है। तो जिस भी प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं वो हमारी नहीं है, कहने के लिए गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को छोड़ के कोई नहीं ले सकता हमसे, ठीक है? गवर्नमेंट ले सकती है, उसको छोड़ के कोई नहीं खाली करवा सकता हमसे कि खाली कर दो। क्या ऐसा है? पर क्या कर सकते हैं? अब रोड चौड़ा होगा तो हम ये थोड़ा ना बैठ जाएंगे, हाँ भाई मैं नहीं होने देता। होने दोगे भाई, आप क्यों नहीं होने दोगे? इट इज बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है? अब देना पड़ेगा। यूपी जाना, यूपी के बहुत सारे रोड है ना, पहले इतने इतने से थे, इतने पोर्शन में, मतलब गाड़ी चलती नहीं थी, गाड़ी एक साइड झुक के चलती थी, बाइक दो चल जाए तो फिर भीड़ हो जाती थी रोड पे। आज यूपी जाना, यूपी के रोड इतने बड़े हैं, यहाँ से शुरू होकर वहाँ खत्म हो रहे हैं, 8 लेन के या 10 लेन के, लेन समझते इतने बड़े, एक लेन ऐसे 8 करते हैं। गए वो यूपी के हाईवे से अभी हाल ही में गई हो? पंजाब कहाँ से गई थी, किसके थ्रू? हरियाणा के थ्रू। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे यूज़ करा होगा तुमने, एक एक्सप्रेस वे था, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू यूपी ओनली, ठीक है? जब वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बना था ना, तो यूपी के किसानों को सबको ज़मीन देनी पड़ी थी अपनी, जिस किसान की ज़मीन के ऊपर जाने वाला था देनी पड़ी जानबूझ। ज़मीन नहीं मिली, पैसा मिला। 1 लाख के प्रॉपर्टी के 10-10 लाख रुपए मिले, 10 गुना मिले। ये होता है गवर्नमेंट पे, ठीक है ना? पर हमेशा जरूरी नहीं। बहुत लोग करते चतुर बनते हैं कि यार हम नहीं देंगे, क्या सोचते हैं कि मैं नहीं दूंगा, देखता हूँ उससे कैसे एक्वायर कर लेंगे। गवर्नमेंट फिर एक्वायर भी करती है और पैसे भी नहीं देती कि लो जाओ भाड़ में। तो इट इज़ बेटर जब गवर्नमेंट बोले तभी खाली कर दो और पैसे ले लो जब देती। जैसे यहाँ पर हुआ है ना एक्सटेंशन वाले एरिया में, झुग्गी वाले एरिया में, वहाँ पर वो टूटी और उन्हें फ्लैट मिला। कंपल्सन तो मिलता है, देखो गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वो कुछ ना कुछ तो देगी, दिया ना? हाँ, भले ही कि कुछ भी दिया, अच्छा दिया बल्कि। तो दैट इज व्हाट राइट टू प्रॉपर्टी में चेंजेस ये हो गई कि पहले वाला फंडामेंटल राइट ये कह रहा था कि किसी को अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया 1973 आते आते कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कल को हमारी कंट्री को उस टाइम पे क्या थी, अंडर डेवलप थी, कुछ नहीं था हमारे देश में, छोटे छोटे लोग ऐसे बैठे हैं, लोगों ने क्या कर रखा था, हाईवे के ऊपर ऐसे झोपड़े बना के बैठ गए, फिर कहने लगे मेरा घर ये मेरा घर। ऐसा थोड़ा ना होगा। आधे लोग क्या करते, बीच में रोड, बीच में बना दिया कुछ मजार वजार बना दी, ठीक है, कि यहाँ रुको पहले पूजा करो उसके बाद कूद के जाओ, ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसे घूम के आना पड़ता था। तो गवर्नमेंट का ये नहीं चलेगा, इसे उठाओ सामान को सारे लेके जाओ। तो ये हो पाया पॉसिबल आर्टिकल 300A के जरिए, मतलब 31 इज शिफ्टेड टू 300A।
ये आएगा क्वेश्चन कि आर्टिकल 31 स्क्रैप करके कौन सा आर्टिकल दिया गया या कौन सा राइट के थ्रू हम बात कर पाते हैं, कौन सा आर्टिकल थ्रू ये राइट का डिस्कस कर पाते हैं। तो दैट इज 300A। राइट टू प्रॉपर्टी में पहले क्या था, अब क्या है, समझ में आ गया? पहले क्या था, गवर्नमेंट भी एक्वायर नहीं कर सकती, और अब क्या है, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। समझ में आ गया राइट टू प्रॉपर्टी? अब मुझसे तुम्हें ये पूछना होगा, क्या पूछना होगा कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया जिसकी वजह से आर्टिकल 31 300A में पहुंचा। जब जब कानून चेंज होंगे तो आएगा एक अमेंडमेंट। क्या आएगा? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब रिविजिटिंग बुक्स और उसको फिर हल्का चेंज कर देना। तो अमेंडमेंट नंबर 44, अमेंडमेंट नंबर, व्हाट हैपेंड, डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, याद नहीं हो पाएगा क्या डाटा? हो जाएगा, तुम तो वैसे भी कर लोगी, क्योंकि तुम आजकल तुम्हारे सामने देखो कैसा होशियार लड़का बैठा है, इसकी रेडिएशन आएंगी तो कर ही लोगे ना यार। ठीक है, दूर रहना पर हल्का सा ज़्यादा रेडिएशन नुकसानदायक है। एक्सेसिव रेडिएशन किल्स थिंग्स, है ना? जैसे ज़्यादा अगर सन रेज ले ली किसी ने तो बर्न हो जाएगा, बर्निंग मार्क्स आ जाएंगे ऐसे। तो हाँ, क्या हो रखा है? अरे वो कलर ही होता है हमारा, टैन कहते तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, टैन हो गया, टैन हो गया कलर। मैं इसे मैं टैन बोलूँ क्या? मैं अपने आप को टैन बोलूँ? मैं कलर है मेरा, आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट। टैन एक नया कंसेप्ट चला दिया। टैन ही है, टैन है कुछ नहीं होता, 11 है। किसी करके तो अब क्यों ठीक नहीं हुआ? तो छुट्टी पे हो। मॉर्निंग तो कलर है स्किन का, ठीक है। तुमने तो मुझे इन्फीरियर फील करवा दिया। रेसिस्ट। कलर कैसे एक पैमाना हो सकता है किसी को जज करने का? आई माइट हैव अ गुड कटिंग टुमारो एंड अ नाइस बियर्ड कट, कलर वोंट मैटर। सनबर्न की बात करी ना, तो मैं बोला टैन। चलो, टैन इज गुड। चलो, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, 44 अमेंडमेंट हो गया, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। सन 1 नहीं, अगर तुम इस बंदे के पास, क्या नाम है तुम्हारा? सम्राट। इस बंदे के पास रहोगे सन 1 नहीं होगा, नॉलेज 1 होगा। ठीक है, क्या लिख दी? 44 अमेंडमेंट वो लिखा हुआ है पहले से, वो भी लिखा हुआ है। अगला पेज खोलोगी तभी तो। और खोलो, एक और पेज खोलो। हाँ, नहीं मिला? अखबार वाला पेज कौन सा? 46 काट दिया क्या? देखो ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला पोर्शन, ये इधर 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 इस साइड राइट टू प्रॉपर्टी नीचे 300A लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टीपीएसपी, सॉरी, ये बताओ कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले और बाद में दोनों में क्या अंतर, लिख लोगे ना? समझ में आ गया अंतर? पहले क्या, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती एक्वायर, लेकिन बाद में क्या हुआ? जमीन जैसे